ठीक है एवरीवन, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है। तो पहले हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कितना कितना आएगा और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, तो किसी भी देश के कल्चर, किसी भी देश के आर्ट को समझने के लिए हमें इसे पढ़ना होता है। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समझ आता है कि किस देश में कैसा कल्चर अपनाया गया है, कैसा धर्म है, कैसी भाषा है, कैसा रहन सहन है, राइट, किस प्रकार के आर्ट्स कल्चर्स है वहाँ के। तो हम आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो हमारे आर्ट टॉपिक है। फर्स्ट हमारा आर्किटेक्चर टॉपिक है। ठीक है, और आर्किटेक्चर्स के अंदर भी हमारे काफी सारे टॉपिक जो है कवर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सेकंड टॉपिक है इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, हमारे भारतीय परंपरागत जो भी डांस है, जैसे फोक डांस वगैरह हो गए, है ना, भरतनाट्यम हो गया, तो इस प्रकार के जो भी डांसेस हैं। फिर उसके बाद है इंडियन पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इंडियंस के बारे में क्यों पढ़ेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो यूपीएससी देंगे वो अपने इंडिया के लेवल का देंगे। इंडिया में जो यूपीएससी आपको, मतलब किसी भी देश का जो भी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हो, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम देते हो, तो उसमें क्या होगा कि वो आपसे उसी देश के रिलेटेड पूछेगा जिस देश से आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आप इंडिया से हैं, सब इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हम इंडियन क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, इंडियन थिएटर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया के जो भी महान साइंटिस्ट हैं वो कौन है, कैसे हुए। फिर उसके बाद रिलीजन्स पढ़ेंगे इंडिया में, कि इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा फोक एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हम इन टॉपिक्स को जो है आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अभी पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर, और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक जो है इजी है, एक दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं। एटलीस्ट एक टॉपिक जो है आपका कम से कम 1 वीक का टाइम लग जाता है खत्म होते होते। ठीक है, उसको समझना, पढ़ना, हर चीज इम्पोर्टेंट है। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैम मैम के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी होगी? इसके अंदर आपको, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आप वही पढ़ लीजिए। ठीक है, इट्स इनफ, ठीक है। कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, क्योंकि कितना सारा बुक पढ़ेंगे आप एग्जाम में। तो एक ही बार आप लोगों को जो नोट्स रहेंगे उसी से पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम में, सारी बुक्स थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सभी को क्लियर है, किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो देखो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है, क्या होते हैं। तो इस बार मैंने क्या है, इंग्लिश में भी किया हुआ है और हिंदी में भी किया हुआ है, जिससे कि आप दोनों को समझ आ जाए, दोनों को नोट्स मिल सके। ठीक है, इसमें है आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स द कंसेप्शन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, वेयर एज स्कल्पचर embodies 3 डायमेंशनल आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि वहां पे जो है, ठीक है, इस प्रकार की इसमें क्या बताने की कोशिश की गई, जो वस्तु कला है, ठीक है, जो वस्तुओं में जो कला होती है, उनकी जो डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या किसी का भी निर्माण हो गया, ठीक, जो क्षेत्र होती है, तो उसी बारे में बात की गई है कि उसमें किस प्रकार की जो कला प्रकट की जाती है, किस तरीके से शो करती है। ठीक है, while architecture employs a range of material such as, किससे बने होते हैं ये बताया जा रहा है, stone, wood, glass and metal, sculptures typically emerge from a singular medium। ठीक है, यानी जबकि वास्तुकला में क्या होता है, पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु आदि जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, ये तो होगी वस्तुकला, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, मूर्ति कला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द realm of architecture necessitates a deep understanding of engineering, including mathematical principles and precise measurements. In contrast, sculpture is a realm of
unfettered creativity and imagination, often transcending the confines of strict measurement. It means कि मूर्ति कला जो है आमतौर पर एक एकल माध्यम से उत्पन्न होती है, यानी मूर्ति कला एक किसी एक पर्टिकुलर चीज से जो है उसके द्वारा यानी माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, वास्तुकला का क्षेत्र आप मान सकते हैं इंजीनियरिंग की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें गणितज्ञ सिद्धांतों का सटीक मापों की महत्वपूर्ण होती है, यानी उसमें काफी ज्यादा मैथमेटिशियन जो होते हैं, मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वास्तुकला को बनाने में। ठीक है, उसके खिलाफ मूर्ति कला एक अप्रतिबद्ध रचनात्मक और कल्पना का क्षेत्र है। मूर्ति कला आपने किसी भी मूर्ति को बनाते हुए देखा होगा तो रियलिटी नहीं होती, ठीक है, किसी भी चीज की इसमें वो क्या होती है, एक अप्रतिबद्ध, ठीक है, ट्रांसलेटिंग होती है, रचनात्मक मेजरमेंट होता है, किसी तरीके से रचना या कल्पना की गई चीजों पे मूर्ति बनाई जाती है जो अक्सर सख्त मापों की सीमाओं को पार करता है। क्लियर है, मूर्ति कला और वास्तुकला। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, यानी वास्तुकला और मूर्ति कला के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे और भी देखेंगे कि हम आगे और क्या कह रहे हैं। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो इसमें दो प्रकार के जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, जस्ट वेट। आ रही है वॉइस अब आपको? यस मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आप सबको? नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड, जस्ट वेट, मैं अगेन ज्वाइन कर देती हूँ उसे। तो अब आपको दिख रहा है ये? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो इसमें भी ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन हम इंडिया आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला को हम किस प्रकार जो है, जो भी आर्किटेक्चर है इंडिया के, वो कैसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, किन किन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एंशियंट पीरियड में, ठीक है, हम अगर एंशियंट टाइम की बात करें यानी प्राचीन समय की बात करें, तो उसमें जो प्राचीन टाइम के जो काल थे उसमें किस किस में बांटा गया। सबसे पहले हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है, राइट, तो हड़प्पा आर्ट, देन उसके बाद मौर्य आर्ट, उसके बाद पोस्ट मौर्य आर्ट मतलब मौर्य काल के बाद वाला जो टाइम, उसमें किस प्रकार के आर्ट थे। फिर गुप्ता एज आता है, गुप्ता काल आता है, तो उसके अंदर किस प्रकार का आर्ट आपको दिखाई देता है। देन लास्ट में हमारा साउथ इंडियन आर्ट। ठीक है, बेसिकली तीन पार्ट्स में है, तीन पार्ट्स के अंदर भी अलग अलग टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। दूसरा है मेडिवल इंडिया यानी मध्य भारत में, तो आप सभी को पता है तो उस टाइम हमारा दिल्ली सल्तनत यानी मुगलों का राज चल रहा था। पहले सल्तनत आए, उसके बाद मुगल आए। ठीक है, तो हमारा पहले आएगा दिल्ली सल्तनत कि उस टाइम पे आर्ट किस प्रकार का था। दूसरा हम देखेंगे मुगल पीरियड किस प्रकार का था। ठीक है, थर्ड देखो यहाँ पे है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यानी आधुनिक भारत में किस प्रकार के अब आपको आर्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में बेसिकली आपको सिर्फ दो प्रकार के आर्ट दिखाई देंगे।
फर्स्ट है इंडो गॉथिक स्टाइल में और दूसरा जो है नियो रोमन स्टाइल में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जो है हम डीपली स्टडी करेंगे कि हड़प्पा आर्ट क्या है, मौर्य आर्ट क्या है, पोस्ट मौर्य। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट इंडिया के आर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाओ हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का आर्ट किस प्रकार का था, किस प्रकार से मेड किया गया था, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। मतलब जिस प्रकार की जो भी कैटेगराइज मेंशन की गई है उस टाइम की आर्किटेक्चर कह सकते हैं, हेरिटेज किस प्रकार के थे वो चीजें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट। द हड़प्पा सिविलाइजेशन originating in the latter part of the 3rd millennium BC marked the Bronze Age in India. It stood as one of the 3 early civilizations globally, जैसे कि alongside ancient Egypt and Mesopotamia, thriving around the basins of the Indus and Ghaggar-Hakra river. It showcased advanced urban planning. Key sites like Harappa and Mohenjo-daro, located along the Indus River, demonstrated pioneering civil layout. Notable excavation sites in India include Lothal and Dholavira in Gujarat. ये एरियाज के नाम बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक, राखीगढ़ी इन हरियाणा, रोपड़ इन पंजाब, कालीबंगा and Balathal in Rajasthan. The population at the zenith of the Indus civilization is estimated to have exceeded 5 million. It means कि क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या है हमारी, हड़प्पा सभ्यता जिसने तीसरे हजार ईसा पूर्व के अंत में, BCE आपको पता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के टाइम से पहले की बात की जाती थी। उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो उल्टा चल रहा था, आप सभी को पता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे आते हैं, हमारा AD स्टार्ट होता है, तब हमारा टाइम पीरियड जो है सीधा स्टार्ट होता है 1 2 3। उससे पहले क्या था 9 8 9 7 ऐसे चल रहा था ईसा पूर्व में। ठीक है, तो उसको हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट से एक्सप्लेन करते हैं और दूसरा हमारा AD यानी ईसी से। ठीक, अपनी उत्पत्ति की भारत में पीतल की युग यानी ब्रॉन्ज की शुरुआत थी। उस टाइम पीतल का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो चीजें यूज हो रही थी मेटल, वो पीतल का यूज हो रहा था। ठीक है, तो पीतल के युग की शुरुआत की थी। ये दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि एक तो पीतल का युग और दूसरा दुनिया भर में 3 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। प्राचीन इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ स्टार्ट हुई थी। ये इंडस और घग्गर हाकर नदियों की घाटी के चारों ओर फैलती थी और उन्नत शहरी नियोजन जो थे, ठीक, प्रदर्शन करती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे मुख्य स्थल थे, वहां के जो मेन जो स्थल थे या प्लेसेस थे वो कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इंडस नदी के किनारे स्थित थे। कहाँ पे स्थित थे, इंडस नदी के किनारे। प्राचीन सभ्य योजनाओं का नवाचारिक निर्माण जो है प्रदर्शित हो रहा था उस टाइम। जो प्राचीन सभ्य की जो योजनाएं थी उस टाइम पे क्या हो रही थी, नवचारिक निर्माण प्रदर्शित कर रही थी, नई नई चीजों को अपनाया जा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, भारत में जैसे अगर आप देखोगे तो लोथल धोलावीरी जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा और बाराथल राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है। यहाँ पे माइनिंग्स का काम किया जाता था। ठीक है, उत्खनन होते थे वहां पे। इंडस सभ्यता के शिखर पर जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक का होने का अनुमान है। सबसे पहले आप सभी को पता है सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से सभी चीजों का जो है आपको निर्माण होता है, सभी चीजों के बारे में जानने को और देखने को मिलता है। सबसे पुरानी सभ्यता है इंडस सिविलाइजेशन। तो वहां की सभ्यता, वहां पे किस प्रकार की चीजें यूज हो रही थी, क्या क्या माइनिंग्स की जगह थी वहां पे, ठीक, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर आता है सील्स।
व्हाट इज सील्स, ठीक है, ये बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ सील्स है कि वस्तुओं के जो टुकड़े होते हैं मुख्य रूप से जो पत्थरों से बने होते हैं। ठीक, तो सील्स के बारे में देखेंगे। सील्स होता क्या है? सील्स आर पीस ऑफ मटेरियल, यानी एक पीस होता है मटेरियल का जो कि किससे बना होता है? कॉमनली स्टोन से मेड होता है। क्राफ्टेड इन स्क्वायर, यानी स्क्वायर शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप भी हो सकते हैं। ये इनके शेप्स हैं, किस प्रकार के शेप में होते थे। द टिपिकल हड़प्पा सील लुक, अगर आप हड़प्पा के जो सील्स देखोगे, वहां के जो पत्थर के जो टुकड़े देखोगे, वो किस टुक द फॉर्म ऑफ 2 into 2 square inch plaque primarily curved from the pliable river stone स्टीटाइट। ईच सील फीचर्ड, यानी जो भी फीचर्स थे उसके सील के क्या थे, वो किससे बने थे? एनग्रेविंग इन अ पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। ठीक है, उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसे हम बोलते थे पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। कंपेंड बाय एनिमल इम्प्रेशन दैट रिमेन undeciphered to this day. Certain seal have even been discovered in precious materials like, किस प्रकार के जो प्रीशियस मटेरियल्स होते थे उस टाइम के, वो कौन से थे? गोल्ड एंड आइवरी। एन एवरेज सील कैरीज अराउंड 5 साइंस और सिंबल्स। ठीक है, ये कुछ 5 तरीके के साइंस के होते थे या सिंबल्स में बने होते थे। ठीक है, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो किससे बनी होती थी, इसके बारे में बताया गया है। द राइटिंग डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट, और जो राइटिंग लिखने का जो लिखने का तरीका था वो डायरेक्शन किस तरफ से था? राइट टू लेफ्ट की ओर लिखते थे ये लोग। These seals exhibit a rich array of designs, frequently showcasing animals such as bulls, elephants, tiger, goats, as well as mythical creatures. ठीक है, ये कुछ मैथिकल क्रिएचर्स होते थे, जानवर होते थे, उन पे डिजाइन किए जाते थे। At time, depiction of trees and human figures were also included. ठीक है, इसके अंदर कुछ पेड़ पौधों के और जानवरों के भी जो फिगर्स उस पे बनाए जाते थे। पहले के टाइम अगर आप देखो किसी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, एंशियंट टाइम की बात करें अगर हम, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो लेख लिखे जाते थे, ठीक है, स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो पत्तों से, धातुओं से, ठीक है, इस पे लिखी जाती थी, यानी पत्तों के ऊपर छपाई की जाती थी या धातुओं पर छपाई की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है स्क्रिप्ट आपको, और जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी या कुछ डिजाइन थे उसके द्वारा ये लोग शो करते थे लिखकर। ठीक है, या फिर कुछ ह्यूमन फिगर्स उस पे ऐड किए जाते थे। ठीक है, वर ऑल्सो इंक्लूडेड, उस पे इंक्लूडेड हुआ करते थे। अमंग, इसके अलावा सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल आर द, जैसे कि आप अगर सिग्निफिकेंट में अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो पशुपति सील्स, पशुपति सील आप देख सकते हो, यूनिकॉर्न सील देख सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेटेड बिलो, जैसे कि आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, ये यूनिकॉर्न सील है हमारा जो कि मोहनजोदारो है। ठीक है, और ये हमारा पशुपति सील है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है पिक्चर्स बने हुए हैं, ये यूनिकॉर्न की पिक्चर बनी हुई है। इसके नीचे जो है यहाँ पे आप देखोगे ऊपर जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डिजाइन में। ठीक है, तांबे, धातु या गोल्ड, ठीक है, ये पत्थर होते थे उस टाइम पे, पीतल, तांबा, धातु, कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है, इस पे जो है छपाई की जाती थी, इस प्रकार की उस पे लिखे जाती थी चीजें, उस पे चित्रकारी की जाती थी, उस पे डिजाइन अलंकृत किए जाते थे। ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीजें जो है चलती थी। यहाँ देखोगे आप पशुपति नाथ जी की जो है पिक्चर्स बनी है, यहाँ देखो नागफनी बनी हुई है, यहाँ पे जो है पशुपति नाथ जी बने। पशुपति सभी को पता है कहाँ पे है? नेपाल में फेमस मंदिर है, टेम्पल है पशुपति नाथ जी का, नेपाल में है। ठीक है, तो अगर वहां पे अगर आप पहले के टाइम पे जो वहां पे सील्स होते थे, पत्थरे होते थी, तो उस पे इस प्रकार की जो तराशी या नकाशी की जाती थी। कुछ जानवर देख सकते हो आप यहाँ पे, जानवर की पिक्चर्स बनी हुई हैं या ह्यूमंस की फिगर्स बने आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस प्रकार की जो है वहां पे कलाएं, आर्ट्स हुआ करती थी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ सील, यानी सील्स के महत्वपूर्ण क्या थे, इम्पोर्टेंस क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ सील primarily employed as trade and commerce units. Clear? दूसरा utilized as protective amulets against
malevolent forces, served as educational aids, evident from the inclusion of mathematical, ठीक, सिंबल्स, इन सभी के लिए जो है यूज होते थे ये। अब देखो हिंदी में रीड कर रही हूँ। मोहरे, ठीक है, सील्स होते हैं मोहरे। मोहरे वस्तुओं के टुकड़े हुआ करते थे उस टाइम पे, जो मुख्य रूप से किससे बने होते थे? पत्थरों से बने वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिकोणाकार आकृतियों के बने होते थे। मानक हड़प्पा मोहर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 2x2 स्क्वायर इंच की वर्गाकार प्लेट थी, जो आमतौर पर सॉफ्ट नदियों के पत्थर या स्टीटाइट से बने होते थे। ये पत्थर किससे बने होते थे? जो नदियों के पत्थर होते थे, यानी मुलायम पत्थर या स्टीटाइट पत्थर से बने होते थे। प्रत्येक मोहर में पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट में मोहर को सोने और हाथी दांत में भी पाया गया है। ठीक, किसमें पाया गया? सोने और हाथी दांत में। औसतन इसके अलावा मोहर पर 5 चिन्ह या प्रतीक होते थे। लेखन की जो दिशाएं थी वो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट की ओर। वह सभी विभिन्न रूपों की विविधता को धारण करते थे। अक्सर जानवरों के साथ, जैसे कि बैल, हाथी, बाघ, बकरी, राक्षस, कभी कभी पेड़ या मानव आकृतियों का भी चित्रण किया जाता था उस पे। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पशुपति मोहर और यूनिकॉर्न मोहर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। मोहरों का महत्व क्या होता था उस टाइम पे? इंपॉर्टेंस ऑफ सील्स। तो फर्स्ट है, मुख्य रूप से व्यापार यानी व्यापार और ट्रेड वगैरह के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें प्रयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, दुष्ट शक्तियों के खिलाफ संरक्षात्मक तंत्र के रूप में भी प्रयुक्त होते थे। जो उस टाइम पे पुरानी या बुरी शक्तियां होती थी उसको हटाने के लिए या उससे बचने के लिए जो है इन सब चीजों का प्रयोग होता था। थर्ड क्या कह रहा है? शैक्षिक सहायक के रूप में भी प्रयुक्त होते थे, जिसमें गणितीय प्रतीकों का समावेश हुआ करता था। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? कुछ ना समझ आया? ये तो हो गया आर्किटेक्ट। अब हम बात करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? द स्टोन स्कल्पचर डिस्कवर इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो widely showcase attempts in manipulating three-dimensional forms. Among these stone artifacts are two depictions of male figure, one a red sandstone torso एंड दी अदर, यानी फर्स्ट जो बनी होती थी किससे? रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, यानी जो लाल बलुई पत्थर होती थी या मिट्टी होती थी उससे। सेकंड अदर हैंड पे क्या था? अ स्टीटाइल बर्स्ट ऑफ बियर्ड मैन। ठीक है, बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी जो मूछें होती थी उनकी, मैन वाले टाइप की पत्थरे मूर्तियां होती थी। These sculptures have generated extensive scholarly analysis. The art of bronze casting was widely practiced during the Harappa period. ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे बनाए जाते थे, ब्रॉन्ज के बने होते थे और काफी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती थी। The prevalent method of casting was the lost wax technique, यानी जो कास्टिंग मेथड अपनाया जाता था उसे क्या कहते थे? lost wax technique. This technique involved initially encasing was figures with a layer of clay which are subsequently dried. ठीक है, कुछ क्लेस का यूज होता था इनकी फिगर्स को बनाने के लिए, लेयर ऑफ क्ले विच इज सब्सिक्वेंटली ड्राइड, जो कि सूखे हुए करते थे। Following this, the assembly is heated, causing the melted wax to flow out through a small aperture at the base of the clay covering. The resulting hollow mold is filled with bronze or alternative metals. ठीक है, यानी alternative bronze के metals. After the metals solidifies, the clay is removed. This technique was utilized in sites such as Kalibanga and Damabad. It's excellent example of melt cast sculpture in bronze. अगर आप ब्रॉन्ज में देखिए, we find human as well as animals, जैसे कि human है और animals. Figure the best example of former being the statue of a girl properly
टाइटल डांसिंग गर्ल। ठीक है, अगर आप वहां की मूर्ति देखोगे तो कैसी मूर्ति थी, जैसे कि वो डांस कर रही हो, डांसिंग गर्ल मूर्ति बोलते थे उसको। अमंगस्ट इन्हीं के अलावा क्या थे, एनिमल्स की फिगर थे जो कि ब्रॉन्ज में बुफालो विद its uplifted head, back, and sweeping horns, the thales of artistic merit. Clear? यानी क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो पाए गए पत्थरों की जो मूर्ति कलाएं थी वो 3 आयामकारों से संभालने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं, यानी 3 डायमेंशनल थे उसके, जो कि पत्थरों में 2 पुरुष के चित्र होते थे। ठीक है, पत्थरों में जो 2 पुरुष चित्रित हैं, ठीक है, यानी मेल फिगर्स थे। मेल फिगर्स में किस किस के थे, एक लाल पत्थर के टॉर्सो और दूसरा स्टिटाइड की एक दाढ़ी वाले पुरुष की बस्ट। ठीक, यानी बस्ट यानी इसके छाती से लेके इसके फेस तक का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, दाढ़ी वाले बोलते थे इसको, दाढ़ी वाले, क्योंकि वो दाढ़ी उस पे जो बियर्ड्स क्रिएट किए जाते थे जिन पर व्यापक चर्चा होती है। हड़प्पा काल के अंतर्गत जो है पीतल की ढलाई कला व्यापक रूप से प्रयुक्त थी। उस टाइम पे कौन सी मेटल यूज होती थी, पीतल, ब्रॉन्ज कला जो है व्यापक रूप से यूज की जाती थी काफी बड़े मात्रा में। डांबल विधि के तहत, ठीक है, एक डांबल विधि था, एक मेथड था डांबल, उसके तहत जो की गई थी इसे उन्होंने क्या बोला, हाने गए मोमबत्ती विधि। मोमबत्ती यानी वैक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो ये विधि यूज करते थे, मेथड यूज करते थे, उसको क्या नाम दिए जाते थे, हाने गए मोमबत्ती विधि कहा जाता था। इस तकनीक में, इस मेथड में क्या होता था कि पहले जो मोमबत्ती की जो आकृति को मिट्टी के एक परत से ढक दिया था, यानी जो मोम होती थी उस पे एक मिट्टी का जो स्ट्रक्चर बना होता था उसके ऊपर जो है पूरी मोमबत्ती को ढाल देते थे ताकि वो शेप में आ जाए। क्लियर? और उन्हें सुखाने के लिए फिर छोड़ देता था, ठीक है, उनको ड्राई होने के लिए उसको छोड़ देते थे। फिर इसे गर्म किया जाता था और पिघली हुई मोम के नीचे और मिट्टी के एक ढक के छोटे से छिद्र से बहने दिया जाता है। ठीक है, फिर इसको ढक देते थे मिट्टी के नीचे मोम को, और उसके बाद एक छोटे से ना होल्स कर देते थे उसके अंदर, ताकि वो जो बाकी जो बची कुची जो पिघली हुई मोमबत्ती है वो नीचे से बह जाए। उत्पन्न होने वाले खोखला डिब्बा फिर पीतल या अन्य किसी धातु से भर दिया जाता था, और जो भी फिर वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता था उसके अंदर क्या करते थे, वो या तो मिट्टी से या फिर किसी जो है खोखले डब्बे पीतल के या फिर किसी धातु से जो है उसको फिल कर देते थे उसके अंदर। फिर धातु ठंडी होने पर मिट्टी को हटाकर मूल आकृति प्रकट होती थी। फिर जो उसके अंदर मेटल डालते थे, ठीक है, उससे क्या होगा, उसको हीट मिलेगा, गर्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगा, और फिर मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर होता था उसको हटा देते थे जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है अच्छे से तैयार हो जाए। क्लियर? ये तकनीक कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कालीबंगन और डैमाबाद जैसे स्थलों में यूज हुआ करती थी। ठीक है, ब्रॉन्ज में हमें ब्रॉन्ज में हम मानव और पशु आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। मानव आकृतियों में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा उदाहरण है उस लकड़ी की मूर्ति जिसे आमतौर से नृत्य करने वाली लड़की के नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था उसे, ठीक है, डांसिंग गर्ल के नाम से। वो लकड़ी की बनी होती थी बेसिकली जो, ठीक है, स्टैचू हुआ करती थी। ब्रॉन्ज में पशु आकृति में भैंस की उठी हुई सिर, पेट और झूलती सींगों वाली बकरी कला की दृष्टिगति जो है महत्वपूर्ण है इसके अंदर। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं तो ये बियर्डेड मैन है, ठीक है, जिसका बर्स्ट यहाँ से देखो आप, बर्स्ट से लेके इसके हेड तक पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बियर्डेड मैन है जिसके बियर्ड है यहाँ पे। क्लियर? ये किससे बनी हुई है आप देख सकते हो, क्ले, मोम और मिट्टी से बने होते थे। ठीक है, इनको क्या करते थे फिर उसके अंदर जो है इस जो भी धातु या मेटल होता था उसके अंदर इसको फिल कर देते थे, ठीक, जिससे वो अपनी शेप में आ जाता था। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे डांसिंग गर्ल, ये लकड़ी की बनी थी, ठीक है, ये ऐसा लगता था कि ये डांस कर रही है। ठीक है, डांसिंग गर्ल स्टैचू है। अब दूसरा आता है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? ठीक है, तो इसे किस प्रकार बनाया जाता था टेराकोटा को, पहले हमने पढ़ा स्कल्पचर, ठीक,
अब हम पढ़ेंगे टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, बेसिकली किससे बनाया जाता था। ये हम हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसे कैसे आर्किटेक्ट होते थे, वास्तुकला और दूसरा मूर्तिकला, स्कल्पचर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया स्कल्पचर किस किस प्रकार से बने थे। अब टेराकोटा पढ़ेंगे। टेराकोटा बेसिकली रेफर्स टू क्ले दैट हैज बीन फायर्ड इन अ किल्न। मतलब टेराकोटा कले को, यानी जो क्ले होता था उसको किल्न, एक प्रकार की जो भी मशीन या कोई भी धातु का बना हुआ चीज होता था, उसके अंदर आग में पकाया जाने वाला होता था। ठीक, एंड इट इज शेप्ड बाय हैंड यूजिंग द पिंचिंग टेक्निक। और ये हाथ से बनाया जाता था जिसमें पिंचिंग तकनीक का यूज किया जाता था। ठीक, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली ऑल्सो क्राफ्टेड टेराकोटा फिगर्स। ठीक, सिंधु घाटी के लोग भी टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे। However, in contrast to the refined stone and bronze sculpture, their terracotta depiction of human are less refined. ठीक है, रिफाइंड मीन्स क्या कह रहे हैं कि हालांकि पत्थर और पीतल की मूर्तियों की तुलना में, यानी उनकी कंपेयर में, उनकी मानव रूप की टेराकोटा प्रतिष्ठानें कम प्रशिक्षित थी। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि पत्थर और पीतल की जो मूर्तियां थी उसकी बजाय, उसकी तुलना में मानव रूप की टेराकोटा जो है कम प्रशिक्षित थी, यानी मानव के रूप में जो है बहुत कम बनाई जाती थी। बेसिकली खिलौने या इन सब चीजों को, माँ देवी, गुड़िया हो गई, पक्षी के चित्र जो है ज्यादातर शामिल हुआ करते थे। ठीक है, कालीबंगा, गुजरात वगैरह वाले इलाकों में। ठीक, तो क्या कह रहा है कि in contrast to the refined stone and bronze sculpture, their terracotta depiction of human are less refined. देखा, humans are less refined है यहाँ पे, कि मतलब humans की बहुत कम होती थी pictures. ठीक, notably terracotta presentation are more lifelike in sites like Gujarat and Kalibangan. ठीक है, Gujarat and Kalibangan. These include artifacts such as the mother goddess, ठीक है, mother goddess, toy carts, ठीक है, ton coating wheels, whistles, यानी सीटियां, as well as depiction of birds and animals. Clear? यानी कि विशेष रूप से गुजरात और कालीबंगन जैसे स्थलों में टेराकोटा जो है प्रतिनिधित्व अधिक जो है आपको वास्तविक दिखाई देगी, या वास्तविक है। इसमें माँ देवी, खिलौने वाली गाड़ियां जिनमें चक्की वाले पहिए होते थे, ठीक है, जो गाड़ियां बनती थी उस टाइम की, जो टॉयज होते थे, टॉय क्राफ्टेड, उनके नीचे क्या बने होते थे, पहिए, सीटियां, पक्षियों और जानवरों के चित्र शामिल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है, ठीक है, गॉडेस ऑफ देवी या देवी ऑफ गॉडेस बोल सकते हो, माँ देवी बोल सकते हैं इनको हिंदी में। ये कुछ टॉय क्राफ्ट्स हैं जिनके यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहिए बने हैं गोल वाले। ठीक, और ये कुछ चित्र बने हैं एनिमल्स के हैं। ठीक है, ये कुछ खेलते हुए दिखा रहे हैं, ये बर्ड्स का यहाँ पे पिक्चर है। तो इस प्रकार की जो मूर्तियां या स्कल्पचर्स जो बनती थी उस टाइम पे, कैसी बनती थी, क्ले टाइप की, ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल्स की बने होते थे। और इन्हें किस टेक्निक से बनाया जाता है, क्ले टेक्निक। ठीक है, टेराकोटा जो होता है, क्ले को जो है एक किल्न होता था, उसके अंदर आग लगा के इसको पकाया जाता था। ठीक है, एक टेक्निक यूज होती थी, पिंचिंग टेक्निक, उसके थ्रू इनको क्ले को जो है गर्म करके फिर इनको बनाया जाता था। और ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कालीबंगन और गुजरात जैसे स्थलों में आपको दिखाई देंगे। क्लियर? पॉटरी क्या होते हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, मिट्टी से बने हुए वस्तुएं या मूर्ति। ठीक, पॉटरी, द unwreathed pottery from the site reveals a gradual evolution of diverse design patterns utilized across various shape of and styles. ठीक है, वेरियस शेप्स होते थे, स्टाइल्स होते थे उस टाइम पे, जो भी एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्स डिजाइन पैटर्न्स होते थे। ठीक, these pottery items primarily fell into the categorized, और इनको जो है कैटेगराइज में फिर आपको चेंज किया जाता था, जैसे कि प्लेन में, रेड एंड ब्लैक पेंटिंग में। ठीक, द पॉटरी ऑफ द इंडस वैली predominantly comprise finely crafted wheel made articles
with only a small number being handmade. Plain pottery outnumbers painted pottery and it's generally fashioned from red clay. और ये जनरली किससे फैशन कहते थे? रेड क्ले से. ठीक, पॉटरी की बात की जा रही है यहाँ पे. Sometimes featuring a delicate red और grey slip से भी delicate किया जाता है. This category encompasses knobed pottery. ठीक है, embellished with row of knobs. Meanwhile, the black painted pottery involved a meticulous application of red slip over which glossy black paint forms geometric and animal motifs. It means खुदाई की स्थलों से जो मिट्टी निकलती थी, ठीक है, अधिक मात्रा में विभिन्न आकार और शैलियों में यूज होती थी और उससे विभिन्न प्रकार के डिजाइन पैटर्न्स का जो है धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत करती है. यानी कहने का मतलब है कि जब खुदाई जो होती थी, जहाँ पे माइनिंग्स होते थे, खनन होते थे, वहां स्थलों से जो निकली मिट्टी की जो अधिक मात्रा विभिन्न आकार में, विभिन्न शेप, मल्टीपल शेप्स हो गए, शैलीज हो गए, उसके जो है विभिन्न डिजाइन के जो पैटर्न्स थे वो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में संकेत कर रही थी. यानी धीरे धीरे उन मिट्टी से जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था. मिट्टी के बर्तन जो है मुख्य सादे और लाल और काले रंग में पाए जाते थे. यानी जो भी आप मिट्टी के जो बर्तन देखोगे, पॉटरी जो देखेंगे आप, वो बेसिकली किससे होते थे? जो आपको ज्यादातर दिखाई देंगे सादे होते थे, बहुत सिंपल, रेड या फिर काले रंग में पाए जाते थे. सिंधु घाटी का जो कला था वो मुख्य रूप से बहुत आकर्षक व्हील मेड वस्त्रों से मिलती है. ठीक, यानी व्हील मेड जो वस्त्र होते थे उनसे मिलती जुलती थी और वो काफी अट्रैक्टिव होते थे, बहुत आकर्षक होते थे. ठीक है, जिनमें से बहुत कम ही हाथ से बने होते थे और बहुत कम ही जो है ये हैंडमेड होते थे, मतलब हाथों से बने हुए होते थे, बहुत कम. सादी मिट्टी जो है कला पेंटेड वस्त्र से अधिक आम थी. सादी मिट्टी कला आमतौर पर लाल मिट्टी से बनी होती थी, जिनमें एक अच्छी लाल या धूसर रंग की परत, धूसरे यानी ग्रे कलर की परत होती थी या बिना परत की भी होती थी, यानी विदाउट लेयर भी हो सकती थी वो. इन बटनों के साथ जो है सजीव वस्त्र भी शामिल है. यानी अगर आप लिविंग अगर आप देखेंगे सजीव वस्त्र यानी लिविंग क्लोथ्स टाइप में भी जो है वो दिखते थे, जिनमें बटनों की पंक्तियां बनी हुई थी. यानी जो ऐसे डिजाइनिंग्स होते थे कि उसमें जो लेयर्स बने होते थे, जो पंक्तियां होती थी वो ऐसे लगते थे जैसे बटन्स की बनी हो, बटन्स की बनी होती थी. ठीक है, काले पेंटेड वस्त्र, ठीक है, यानी जो पेंटेड जो वस्त्र होते थे, जो उनपे पेंटेड किया जाता था, वो लाल रंग की एक अच्छी परत होती थी जिस पर ज्योमेट्री यानी जो उस पर डिजाइनिंग की जाती थी वो कैसे होती थी? ज्योमेट्रिकल और एनिमल डिजाइन्स की जो है चमकदार काले रंग में पेंट किए जाते थे. यानी ब्लैक शाइनिंग रंग से पेंट किया जाता ताकि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो. ठीक है, मिट्टी का उपयोग कैसे होता था? फर्स्ट, घरेलू उपयोग, यानी हम किसमें करते थे? डोमेस्टिक यूटिलिटी के लिए. एम्प्लॉयड फॉर हाउस होल्ड नीड्स, जो भी एम्प्लॉय होते थे वो किसके लिए यूज करते थे? जो कि हाउस होल्ड की नीड्स होती थी, यानी घरों में जो जरूरतमंद की चीजें होती थी, हाउस होल्ड, इसकी बर्तन वगैरह, राइट. सच एज स्टोरिंग वाटर, जिसमें हम पानी को जमा करते थे, ग्रेन्स हो गया, एटसेट्रा. सेकेंड, डेकोरेटिव, यानी सजाने के लिए. मिनिएचर वेजल्स हो गए, जैसे छोटे छोटे मिनिएचर वेजल्स आपने देखे होंगे, उसमें डिजाइन किए थे. सम स्मॉलर देन, कितने छोटे होते थे? वो भी हाफ इंच. वर यूटिलाइज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस, और इनको किस लिए यूटिलाइज यानी किस लिए बनाया जाता था? डेकोरेटिव पर्पस के लिए. थर्ड है इसमें परफोरेट पॉटरी. ठीक है, परफोरेट पॉटरी क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड बाय साइजेबल hole at the base and smaller holes across the walls. This pottery likely functioned for straining liquids. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट यहाँ पे हिंदी में देखिए, घरेलू उपयोग यानी पानी, अनाज आदि को रखने के लिए, उनको बचाने के लिए, जमा करने के लिए. दूसरा, सजावटी वस्तुएं, सजावटी चीजों के लिए, सजावटी उद्देश्य के लिए छोटे बर्तनों का उपयोग किया जाता था. कुछ बर्तन हाफ इंच से भी छोटे होते थे. ठीक. तीसरा, छिद्रित मिट्टी, ठीक है, जिसमें छिद्रित होते थे, हॉल्स होते थे.
इसमें बड़े हॉल यानी बोतल के नीचे और दीवारों पर छोटे हॉल होते थे, जिससे संरक्षण के उद्देश्य से शायद मदिरा को छानने के लिए प्रयुक्त होती थी। यानी ऐसी बॉटल्स, ऐसे बर्तन होते थे जिसमें जो मदिरा पान करते थे, ठीक है, जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह यूज करते थे उस टाइम पे लोग, तो उसको जो छानने के लिए, यानी आप सभी को पता है उस टाइम पे तो इतनी लाइक मॉडर्न, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। तो एंशियंट टाइम पे क्या होता था, इतनी डेवलप नहीं हुई थी कोई भी चीज, सब प्राचीन टाइम्स की हैंडमेड चीजें थी जो कि विकासशील यानी विकसित हो रही थी धीरे धीरे। तो उस टाइम पे जो मदिरा पान होते थे, आपने देखे होंगे ताड़ के पेड़ होते थे गांव वगैरह में, राइट, तो उसमें जो छानते थे उसको साफ करने के लिए कुछ इस तरीके के नीचे जो है छेद कर देते थे। जैसे कि आपने मटके वगैरह देखे होंगे घरों में, मटके में भी क्या होता है, हल्का हल्का छेद होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी ठंडा रहता है, ठीक, उससे जो भी गंदगी है वो साफ हो जाती थी, उसमें छन जाती थी। अब आते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, कि बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स किस प्रकार थे उस टाइम पे। The people of Harappa adorned themselves with a wide array of ornaments. Ornaments क्या होती हैं, सजावटी चीजें, ठीक है, ornaments ज्वेलरीज भी हो सकती हैं या ज्वेलरी टाइप की दिखने वाली कुछ चीजें हो सकती हैं, बीड्स हो गए जैसे कि, है ना, मोतियों के बने हुए या ornaments is crafted from various materials, यानी बहुत बड़े मटेरियल्स, यानी काफी सारे विभिन्न प्रकार, वेरियस होते हैं विभिन्न, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बने होते थे, इंक्लूडिंग जो प्रीशियस मेटल्स होते थे वो कौन से थे, जेमस्टोन्स, बॉन एंड इवन फायर्ड क्ले, ठीक है। इससे क्या बनाते थे, नेकलेस, आर्मलेट्स यानी जो कलाइयों में पहनते थे या गले में पहनते थे, एंड फिंगर रिंग्स वर कॉमनली वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन। उस टाइम पे आप एंशियंट टाइम पे देखोगे तो जो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी मैन या वीमेन कोई भी हो, वो सभी जो है ये बेसिकली मोतियों के नेकलेस, हार उस टाइम पे जो है लोग पहनते थे, ठीक है। उस टाइम पे हम राजा रानी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मौर्य काल आओगे, मौर्य में जो है गुप्ता पीरियड्स में आओगे, उसमें क्या थे, राजा महाराजा, तो आपने देखे होंगे जो राजा महाराजा होते थे उनके ताज हो गए या गले में हो गया, हाथ में हो गए, है ना, पैरों में हो गए, ये क्या पहनते थे, मोतियों के या चांदी, तांबी, कांसी के बने हुए ज्वेलरीज का उपयोग करते थे, ठीक है। तो ये दोनों ही यूज करते थे, वॉर्न बाय, कॉमनली यहाँ पे मेंशन है, वॉर्न बाय मैन एंड वीमेन, यानी दोनों के द्वारा पहने जाते थे। Women also adorned themselves with guides, earrings and anklets. Anklets यानी जो पैरों में पहनने वाली पंजेब या पायल, ठीक। The beads industry appears. जो beads industry थी वो कैसी प्रतीत होती थी कि to have been well developed as evidenced by the discovered factories at Chaudhry and Lothal. ठीक है। Beads were crafted from materials such as carnelian, amethyst, stelite and turquoise. ठीक है, Turkish. These beads came in diverse shape, including disc shaped, यानी जैसा कि डिस्क वाला शेप होता था उस प्रकार से। दूसरा, displayed great technical skill. Evidence has also been found of deceased individuals buried with their ornaments. It means क्या है कि हड़प्पा के जो पुरुष और महिलाएं थे वह अपने आप को विशिष्ट जो है वस्त्राणु से सजाते थे, यानी ऑर्नामेंट से अपने आप को सजाते थे, जो कि मूल रूप से मूल्यवान यानी इम्पोर्टेंस जो मेटल्स थी, ये जो वेरियस मेटल्स थे वो किससे होते थे, रतन हो गए, है ना, हड्डियों और भट्टी मिट्टी से बने होते थे। हार जो कि बाजूबंद हो गए, हार हो गए, उंगली की अंगूठी आम थी जो कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा दोनों ही पहनते थे। कलाएं, कमरबंद, कान की बालियां, पायले भी औरतें पहनती थी बेसिकली, ठीक है। मणि हो गई, मणि यानी जो मोतियों के बने होते थे, बीड्स की उद्यमती धारा का सबूत अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे आपको मिलता जाता है, चन्हूदारो और लोथल में, ठीक है, उनके कारखानों में जो है मिलता है। मणियां कार्नियल, एमेथिस्ट, स्टेटेड, फिरोजा आदि से बनी होती थी। जो मणियां थी यानी जो बीड्स थे वो किससे बनी होती थी, कार्नियल, एमेथिस्ट, स्टेटाइट,
फिरोजा आदि से ये लोग एक्सेट्रा इनसे बनी होती थी। मणियों की भी वेरियस टाइप यानी डिफरेंट टाइप्स की शेप होते थे, जैसे कि डिस्क आकार वाले, बेलनाकार, ठीक है, गोल, बैरल और खंडित आकार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएंट डिफरेंट स्टाइल्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे दिखा शेप में cylindrical, spherical, barrel shaped and segmented. The creation of these beads displayed great technical skill. It means कि इन मणियों का जो निर्माण था वो महान तकनीकी कौशल को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब यहाँ पे है कि evidence has also found of deceased individuals buried with their ornaments. The people of Harappa were also conscious of fashion as indicated by different hairstyles and the wearing of beard found in archaeological remains. It means कि साक्ष्य मिला है कि विभूषण जो थे, ठीक है, या उनके साथ जो दफनाए गए शवों की भी जानकारी, ये एंशियंट टाइम की इतनी सारी जानकारी कैसे मिलती है? जो हिस्टोरिकल्स होते हैं, जो हिस्टोरिशियंस हैं, मतलब जो भी इतिहासकार हैं, ठीक है, जो भी खोजबीन करते हैं इनकी, तो उनसे जो है इनकी पता लगाया गया है। जो भी उनके शव के साथ यानी जो डेड बॉडी हुआ करती थी उनके साथ ही उनको ढक दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो जब उनकी खुदाई हुई तो देखा पाया गया कि इस प्रकार की ज्वेलरीज कैरी करते थे या इस प्रकार के मेटल से बने हुए कैरी होते थे, किस प्रकार की शेप हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है पता चलती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल आप देख सकते हैं, दाढ़ी पहनने आदि मिले हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो है हड़प्पा लोगों के पास जो है जागरूकता थी। मतलब आप उस टाइम एंशियंट टाइम के लोगों को भी आप देख सकते हो किस प्रकार के वो अपने आप को रखते थे, ठीक। ये अब शुरुआत हो रही है धीरे धीरे चीजों को विकसित करने में। पहले इस टाइप की मोतियां, बीड्स या मणियां बनती थी, धीरे धीरे वो चेंज होंगी, फिर धातुओं में कन्वर्ट होंगी, फिर गोल्ड सिल्वर में आएंगी, है ना, फिर डायमंड्स में आएंगी। ऐसे धीरे धीरे जो है विकास हुआ चीजों का, ठीक। पहले मोती हार पहनते थे लोग, अब सोना चांदी पहनते हैं लोग, डायमंड्स पहनते हैं, है ना, या आप अदर मेटल्स भी देख सकते हैं वो पहनते हैं लोग। तो कैसे हुआ विकास? इन्हीं सब से विकास हुआ है धीरे धीरे। अब यहाँ पे एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग। अब जो टाउन्स जो रहते थे लोग उसकी प्लानिंग कैसे होती थी वहां पे, ठीक। The Indus Valley civilization exhibited an intricate and technological advanced urban culture. Urban culture यानी शहरीकरण की जो प्रक्रियाएं थी या कल्चर थी, making them pioneers urbanization in the region, ठीक है, क्षेत्रों के अंदर अर्बनाइजेशन करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए। इन दिस सिटी, और इन शहरों में क्या होते थे, वाटर वॉज सोर्स्ड फ्रॉम वेल फॉर इंडिविजुअल होम और क्लस्टर ऑफ हाउस। जो क्लस्टर के घर थे या इंडिविजुअल जो घर थे वहां पे जो पानी का सर्वाइवल था, किस प्रकार जो सोर्स होता था वो कुएं से होता था, ठीक है, पानी जो आता था वो कुएं से आता था। द सेवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडस सिटीज, यानी जो इंडस के पास जो शहर थे, surpassed those of contemporaneous urban sites in terms of sophistication. It means यहाँ पे है, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक विकसित और प्रौद्योगिकी उन्नत शहरी संस्कृति भी आपको देखने को मिलती है। यानी वहाँ पे काफी सारी टेक्नोलॉजीज की उन्नति थी या शहरीकरण आप देख सकते हो, वहाँ पे शहरें जो डेवलप थी, ठीक है, जिनमें उनमें से कुछ क्षेत्र में पहले शहर केंद्र को बनाया गया, ठीक है। शहर के अंदर व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो हाउसेस थे, सिंगल जो हाउसेस थे, घर थे, या घरों के जो समूह थे वो कुएं से पानी प्राप्त करते थे। उनका सोर्स ऑफ वाटर कहाँ का था? वेल, कुएं से, ठीक है। प्राचीन सिंधु सीवरेज और ड्रेनेज प्रणालियों का समकालीन शहरी स्थलों में पाई जाने वाली किसी भी प्रणाली से अधिक उन्नत थी। यानी जो आप अगर आज के टाइम में देखेंगे या सिंधु प्राचीन
ठीक है। प्राचीन सिंधु के सीवरेज और ड्रेनेज प्रणाली अगर आप देखेंगे, टेक्निक्स को देखेंगे, तो समकालीन जो शहरें स्थलों में पाई जाने वाली जो किसी भी प्रणाली से अधिक उन्नति, यानी उसके बाद की जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं आफ्टर इंडस सिविलाइजेशन के बाद की जो टेक्निक्स चीजें बनाई गई हैं, सीवर बनाए गए हैं, है ना, जो ड्रेनेज बनाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, तो उसके मुकाबले जो सिंधु यानी एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन जो था, वहां के जो सोर्स ऑफ वाटर का जो तरीका था वो ज्यादा डेवलप थे, ज्यादा उन्नत थे, विकसित थे। ठीक है। अब वहां की सिटी रोड्स देखते हैं कैसे थे। सिटी रोड्स वर लेड आउट इन परपेंडिकुलर पैटर्न्स, यानी परपेंडिकुलर पैटर्न्स में डिजाइन थे। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स, यानी जो यूनिफॉर्म थे उनके बेक्ड कैसे थे, ब्रिक्स थे यानी ईट। हाउसेज ऑफन फीचर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन एंड वुड, ठीक है, पत्थर और लकड़ी से बने हुए। मल्टी स्टोरी हाउस वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चुरल कंसेप्ट। मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला, यानी एक मंजिल से भी अधिक मंजिलें होती हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरीज। ठीक है। तो आप देख सकते हो वहां पे कैसे रोड थे, ठीक है, परपेंडिकुलर पैटर्न्स में थे, कंस्ट्रक्टेड यूनिक बैग थे, यानी जो उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था कैसे थे, वो पकी हुई ईंट थी। Often feature of combination of stone and wood. Multi-story houses were also part of the architectural concept. The purpose of citadels, often thought to be elite residences, remains a subject of debate. ठीक है, एक सब्जेक्ट बन गया इसका वाद विवाद का। Well, these structures were fortified. Their defensive nature is uncertainly they might have been constructed to manage flooding. It means कि शहरी सड़कें सीधे कोने से काटी जाती थी, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, और घरेलू ईंटों के जो घरों का निर्माण किया जाता था जो कि निश्चित आकारों की थी। ठीक है। इमारतों में पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया जाता था, यानी वुड्स और स्टोन। दो मंजिल घरों का अवधारणा भी मौजूद था, यानी एक मंजिल से दो मंजिल से अधिक, यानी मल्टी स्टोरीज। किला का उद्देश्य विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों के आवासीय स्थान के रूप में था, यानी जो किले बनाए जाते थे वो किस पर्पज से बनाते थे, जो बड़े लोग थे, श्रेष्ठ यानी पावरफुल जो व्यक्ति थे, उनके रहने के लिए या उनके रहने के रूप में बनाए जाते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अब तक विद्यमान है। ठीक है, यानी अभी भी उनका उद्देश्य जो है पता लगाया जा रहा है, अभी भी विद्यमान है। हालांकि किले की दीवार को घेरा गया था, ये स्पष्ट नहीं है कि संरक्षणात्मक थे, मतलब अगर किले की जो दीवारें थी वो लंबी थी, घिरे हुए थे, लेकिन ये पता नहीं है कि वो सिर्फ बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया था या किसी और रीजन से। ठीक है, तो इसका पता नहीं चला। उन्होंने माना कि बाढ़ के पानी को वितरित करने के लिए बनाए गए हो सकते हैं, यानी जो बाढ़ का पानी अंदर ना आ सके, बाहर से ही बाहर चला जाए, उसके लिए हो सकता है बनाए गए, यानी कि अज्यूम किया गया इस चीज को। खलिहानों में स्थित गोदाम भी महत्वपूर्ण स्थान थे। उनका निर्माण बुद्धिमत्ता से किया गया था और उनमें रणनीति, वायुडक्ट और मंच थे। ठीक है, घर हो गए, रोडें हो गई, किस प्रकार की थी, मंजिलें किस प्रकार से किस लिए बनाई जाती थी। थर्ड है ग्रेनेरियस हैड सिग्निफिकेंस ऑफन सिचुएटेड विद द citadels. Their design displayed ingenuity, featuring strategic air ducts and platforms. Public path were common. ठीक है, वहां का जो पब्लिक पाथ था वो क्या था, कॉमन था। exemplified by the Great Bath of मोहनजोदारो। सबसे बड़ा जो ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलता है वो मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। encompassing galleries and rooms on all sides, और उसके किनारों पे क्या बने हुए थे, encompassing galleries बनी हुई थी, rooms बने हुए थे। The majority of urban inhabitants were likely traders or artisans who lived in communities engaged in the same professions, के लिए engaged थे वो लोग, वहां पे रहते थे। Spinning of cotton and wool was widespread practice among the Harappa people. It means कि सार्वजनिक यानी जो पब्लिक लोगों के लिए जो स्नान घर था एक सामान्य विशेषता थी वहां की, जैसा कि मोहनजोदाड़ो में महास्नानघर
ठीक है, स्नान घर जो बनाया गया था, इसमें सभी और जो है गैलरियां और कक्ष यानी रूम होते थे। इसके आसपास रूम और गैलरीज बने हुए थे। अधिकांश शहर के निवासियों की प्रत्येक व्यापारी या कारीगर के अनुसार रहने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाले थे। ठीक है, सूत और ऊन की धागा बुनाई हड़प्पन लोगों के बीच आम थी। ठीक है, वहां पे जो सूत थे, कॉटन, ऊन, जो धागे की जो बुनाई थी, वो हड़प्पा के लोगों के बीच कॉमन सी बात थी। ठीक है, ओके, ये सेम पॉइंट्स दोनों यहाँ पे 2 टाइम्स जो है टाइप हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, ऊपर जो मैंने पढ़ाया वही है नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स दिखाया गया है, मोहनजोदाड़ो में स्नान घर कैसे हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे ये बाथ टब है इनका, मान लो बना होता था उस टाइम पे, और इसके आसपास ये देख सकते हो यहाँ पे गैलरीज बने हुए हैं, और इसके यहाँ पे देखोगे आप रूम्स बने होंगे। ठीक है, यहाँ पे रूम्स बने होते थे रहने के लिए। तो इस टाइप के जो है आप उस टाइप की जो अर्बन सिटीज देखेंगे तो ये इन सब चीजों का जो है विकास हो रहा था। ठीक है, बाथ टब्स हो गए, जो आजकल जो हम लोग मॉडर्न टाइप में यूज करते हैं बाथ टब नहाने के लिए। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट, यानी मौर्य काल के जो आर्ट थे। ठीक, there are no significant architectural remains found that can be attributed to the period between the Harappa civilization and the Mauryan era। मतलब अब इसमें डिफरेंस बिटवीन बताया गया है कि हड़प्पा के टाइम पे किस प्रकार की वास्तुकला, स्ट्रक्चर्स थे, मूर्ति कला किस प्रकार की थी, वहां के ऑर्नामेंट्स, बीड्स किस प्रकार के, रोड, घर, स्नान घर, कुएं, इन सब के बारे में पता चला। अब हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे कि मौर्य एरा में, यानी जो मौर्य काल का जो समय था, एरा का टाइम जो चल रहा था, उसमें किस प्रकार की चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है बिकॉज कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दैट टाइम वर नॉट कॉमनली बिल्ट यूजिंग स्टोन। Clear? The 6th century BC marked the initiation of fresh socio-religious movements in the Gangetic Valley. ठीक है, notably Buddhism and Jainism, which were integral to the shamanic tradition। ठीक है, ये एक नाम है shamanic tradition। By the 4th century BC, the Mauryan dynasty, ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य consolidates its power, अपने पावर्स को जो है consolidates कर रही थी। And in the 3rd century, यानी 3वीं ईस्वी जो आप देखेंगे ईसा पूर्व में, तो अशोक का embraced and supported the shamanic traditions को उन्होंने अपनाया और सपोर्ट किया, यानी किसने, अशोका ने, कब, 3rd century में। ठीक, fostering the emergence of distinctive sculpture and architectural styles को। इट मीन्स कि हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के बीच के दौरान कोई महत्वपूर्ण वास्तुकला अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी उनके बीच के जो टाइम पीरियड्स हैं उसमें आपको कोई भी वास्तुकला के अवशेष, ठीक है, नहीं मिलेंगे। हाँ, आफ्टर जो है आपको जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जब मौर्य पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है। ये संभावना है कि के दौरान इमारतें आमतौर पर पत्थर से नहीं बनाई गई थी। ये बस एक अज्यूम किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी की जा रही है कि हो सकता है कि उस दौरान जो है इमारतें जो है आमतौर पर पत्थर से बनाई गई थी। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं 6वीं सदी की। ठीक है, 6th century BC की बात कर रहे हैं। तो 6th century BC ईसा पूर्व गंगा घाटी में नए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई? गंगा घाटी में। ठीक है, नए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत की गई, जिसमें कौन कौन से धर्म थे? बौद्ध और जैन धर्म श्रमण परंपरा का हिस्सा थे। सबसे प्राचीन धर्म जो है बौद्ध और जैन धर्म। क्लियर। अशोक भी आपको पता है बौद्धिज्म को फॉलो करते थे, बुद्ध धर्म को। ठीक है, और वो उनके अनुयायी थे। 4th यानी सेंचुरी में आप देखेंगे 4वीं सदी ईसा पूर्व तक
मौर्य राजवंश ने अपनी शक्ति जो है स्थापित कर ली थी, डिसॉल्व कर दी थी उन्होंने अपनी पावर्स को। और 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व में आप देखेंगे अशोक ने श्रमण परंपरा का समर्थन किया। श्रमण परंपरा एक प्रकार की परंपरा थी उस टाइम पे, जो है उसको सपोर्ट किया अशोक ने 3rd सेंचुरी में। विशिष्ट मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास को जो है उन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक, अगर रिलीजियस वाइज द टर्म, यानी अगर आप रिलीजियस वाइज जो टर्म है श्रमण ट्रेडिशन और ऑर्गेनाइट्स from the Sanskrit and Pali term Shrama signifying one who tribes, means इसका अर्थ बताया जा रहा है कि कहाँ से लिया गया, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, और इसका क्या टर्म है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो श्रमण ट्रेडिशन है, ठीक है, जो श्रमण परंपरा है, उसको कहाँ से लिया गया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो एक संस्कृत और पाली वर्ड से लिया गया। उस टाइम पे कौन सी भाषाएं प्राचीन थी, प्राचीन टाइम की हम बात करें अगर एंशियंट टाइम की, तो उस टाइम पे कौन सी भाषाएं चल रही थी, संस्कृत और मौर्य टाइम पे पाली टर्म, यानी संस्कृत और पाली भाषा का जो है उत्पत्ति हो गई थी उस टाइम पे। इन्हीं भाषाओं में जो है चीजें लिखी जाती थी या बनाई जाती थी। ठीक है, तो टर्म है जिसका अर्थ है श्रमा और सिग्निफाइंग है इसका वन हु स्ट्राइव और लेबरर। ठीक है, दिस टर्म वाज यूज्ड डिस्क्राइब किया गया किसके लिए, those who earn in city persuade enlightenment, especially referring to monks, जो monks को रेफर करते थे। The Sermon tradition is aptly encompassed by the term परिवार रजका। ठीक है, परिवार राजका, denoting a homeless wanderer। ठीक है, मॉन्क कौन थी, जो घर गृह त्याग को आ जाते थे और बुद्धिज्म या जैनिज्म जो है बन जाते थे, यानी नास्तिक बोल सकते हो वो लोग, नास्तिक या अनास्तिक। लाइक दिस ट्रेडिशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गिविंग राइज टू, यानी ये जो मॉन्क बनते थे लोग, जो अपने घर को त्याग करते थे, मोह माया को त्याग करके भिक्षु बन जाते थे, भिक्षु बोलते हैं मॉन्क। ठीक है, मॉन्क को बोलते हैं भिक्षु। तो ये लोग क्या करते थे, बाहर घर को त्याग देते थे, दुनियादारी जो भी इसकी जो, क्योंकि वो उनको बुरा मानते थे। उन्हें लगता था कि हम तो जो है आगे हम अपने बुद्धि का विकास नहीं कर सकते, हम जीवन के बारे में सत्य का पता नहीं लगा सकते, मरण और जन्म जो है सत्य है। ठीक है, बाकी सब चीजें जो है वो मोह माया है। ठीक है, तो वो भिक्षु बन जाते थे और इससे क्या हुआ, एक इसने क्रूशियल रोल अपनाया। ठीक है, जो मॉन्क थे, जो बनते थे, मॉन्क्स को धारण करते थे, तो उससे क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज में बढ़ावा मिला। ठीक है, एज वेल एज सर्टेन नास्तिक, जिसे हम नास्तिक बोल सकते हैं, नास्तिक धर्म। स्कूल ऑफ हिंदुइज्म लाइक करवाका ऑफ बर्थ एंड आजीविका, it also find resonance in major Indian religious and concepts such as Sara. It means Sasara. Sasara means the cycle of birth and death. कि एक कंसेप्ट इन्होंने देखा इंडिया में मेजर, कि जो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है वो चलता ही रहता है, मरण एंड जन्म का। ठीक है, there are no significant architectural remains found that can be attributed to the period between the Harappa civilization and the Mauryan era. This is possible because construction during that time were not commonly built using stone. It means कि जो धार्मिक अगर आप दृष्टि से देखें, यानी रिलीजन अप्रोच से देखें आप, ठीक है, तो श्रमण जो परंपरा का जो शब्द है संस्कृत और पाली शब्द श्रम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जो प्रयास करता है, ट्राइंग, या फिर मजदूर हो सकता है। ठीक है, ये शब्द उन व्यक्तियों को सिंबलाइज करता है या सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया था जिन्होंने सचमुच साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। ठीक है, विशेष रूप से सन्यासियों के लिए, सन्यासी यानी मॉन्क या भिक्षु। ठीक है,
श्रवण परंपरा का अर्थ है परिवार जब शब्द द्वारा उचित रूप से प्रकट होता है। इट मीन्स कि जो एक बिना निश्चित आवास वाले भटकने वाले तपस्वी को सूचित करता है। ये परंपरा थी आवास को छोड़ना, ठीक है, जो घर त्याग करते थे, ये परंपरा जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही कुछ नास्तिक धर्म जैसे कि हिंदू धर्म के विचारधाराओं में, जैसे कि चारवाक और आजी, उस समय की प्रथाएं विधि दिशाओं में थी। मतलब अगर आप हिंदू के टाइम में जो परंपरा चल रही थी वो अलग थी। आवाज नहीं आ रही है। आजीविका इट मीन्स कि जो जीने के लिए योग्य हो, जो कमाने के लिए करते हैं, आजीविका। ठीक है स्नेहा। विजय आवाज आ रही है आपको मेरी? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? मैं अभी एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ। जो एंशियंट टाइम में जो पार्ट्स डिवाइडेड है, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मौर्य एरा, पोस्ट मौर्य एरा, गुप्ता एज, ठीक है, इनके बारे में अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन भारत की बात। उस टाइम पे जो कला थी, वस्तु कला, मूर्ति कला, उस टाइम के जो घर थे, यानी जो आर्किटेक्चर डिजाइन्स थे या ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है, उस टाइम पे जो शब्द, लैंग्वेज, लिटरेचर्स चल रहे थे, यानी हम आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें आर्ट और कल्चर को जानना है कि उस टाइम पे कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर को अपनाया जा रहा था, कौन कौन से धर्म थे, कौन सी प्राचीन संस्कृतियां थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को बताया जा रहा है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, वो हम कर रहे हैं मौर्य एरा टाइम की बात, ठीक है, जिसमें अशोक वगैरह सम्राट थे। मौर्य युग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाया समझ आया, डोंट वरी, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। नास्तिक समझ आया? भिक्षु मोंक आ गए समझ? नास्तिक हिंदू धर्म की विचारधाराओं में से एक थी, जो कि चारावाक और आजी उस समय की प्रथाएं थी, मतलब उस टाइम की जो है प्रथाएं चल रही थी, ठीक है, विविध दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जो थी, ठीक है, एक विशेष पूजा का एक ही तरीके से सीमित नहीं थी, मतलब एक प्रकार की पूजा ही नहीं थी, अलग अलग प्रकार की पूजा विधि धर्म को अपनाया जा रहा था उस समय। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा प्रसिद्ध थी, यानी जो उस टाइम पे जो पूजा करते थे एंशियंट टाइम के लोग, वो मातृ देवियां थी, ठीक है, माता देवियों की पूजा प्रसिद्ध थी उस टाइम पे, या यक्षों की जो पूजा होती थी, ठीक है। बाद में ये प्रथाएं जो है बौद्ध और जैन धर्म में मिल गई, ठीक है, ये जो प्रथाएं थी हिंदू की, ये बौद्ध और जैन धर्म में आकर मिल गई। मौर्य कला भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें लकड़ी के उपयोग से पत्थर का प्रयोग होने की दिशा में हुआ। यानी पहले जो यूज होती थी मिट्टी, क्ले, मोम या लकड़ियों का यूज होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, आप सभी ने पढ़ा। अब परिवर्तन कैसे हुआ? मौर्य टाइम में हुआ। उन्होंने लकड़ियों के बजाय पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। मौर्य आर्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है दो प्रकार से डिवाइड है, कोर्ट आर्ट यानी स्टेट इनिशिएटिव पे था, दूसरा पॉपुलर आर्ट्स यानी जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थे, ठीक है। कोर्ट आर्ट अगर आप देखेंगे जो स्टेट में इनिशिएटिव थे वो पिलर्स और स्तूप्स थे। दूसरा इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो स्कल्पचर है, केव है और पॉटरी है, ठीक है, ये मौर्य आर्ट है। तो मौर्य आर्ट में हम पहला पढ़ेंगे कोर्ट आर्ट, जिसके पिलर्स और स्तूप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स, इनिशिएटिव्स, स्कल्पचर, केव्स एंड पॉटरी यानी मूर्तिकला, गुफाएं और मिट्टी के बर्तन। और हम जो कोर्ट पढ़ेंगे, जो स्टेट इनिशिएटिव थे, वो पिलर्स और स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द कोर्ट आर्ट ऑफ अशोका इज मोस्ट prominently showcased through the white-gray sandstone column that he erected across his empire. पिलर्स थे जो उसने अपने एम्पायर्स में बनवाए थे, ठीक है, किससे बने थे? व्हाइट ग्रे सैंड कॉलम से बने हुए थे, ठीक है।
वाइट ग्रे सैंड कॉलम। कहाँ पे एरिकेटेड किया उसने? हिज एम्पायर। दिस कॉलम served the purpose of marking sacred sites linked to Buddha's life और commemorating significant events के लिए, ठीक है, commemorating जो significant events होते थे उसके लिए। Numerous of these pillar features inscriptions of Ashoka renowned, ठीक है। तो जो पिलर्स के जो फीचर्स थे वो इंक्रिप्शन और अशोका के रियोन थे, एडिक्ट्स थे, उससे बने थे, विच प्रमोट द धम्म, ठीक है। धम्म एक उनका बुद्ध टीचिंग था, ठीक है, जो बुद्धा टीचिंग बताया था, जो बुद्धा ने जो अपने विचार दिए थे उसको धम्म के नाम से जाना जाता है। और डिलीवर अशोका इंपीरियल sermons to his subjects। आप सभी ने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा है कि अशोक सम्राट कैसे बने और उन्होंने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, बौद्ध धर्म के इतने बड़े अनुयायी कैसे बन गए, उन्होंने बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स कैसे बने, है ना, बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, उनके विचारों को कैसे अपने जीवन में लाया। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजंस है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अगर हम इतिहासकारों के अकॉर्डिंग देखें या किताबों के हिसाब से देखें, तो ये कहा जाता है कि उस टाइम पे जो अशोक सम्राट थे, है ना, अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब युद्ध हुआ था, ठीक है, आप सभी ने युद्ध पढ़ा होगा, तो जब वहां पे जो लास्ट उनका जो युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने भाइयों को जो है, हाँ, कलिंग में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उन्होंने अपने भाइयों को जो है मरवा दिया था। मतलब पहले ऐसा होता था एंशियंट टाइम पे, जो राजा महाराजा बनते थे, ठीक है, या जो एक साम्राज्य को जीतना चाहते थे, तो वो अपने भाई बहनों को भी नहीं देखते थे, वो उस चीज को, पावर को पाने के लिए अपने भाई बहनों को भी मार देते थे। तो कलिंग में जब हत्या की तो उसमें काफी जो बेगुनाह लोग थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो लोग भी मारे गए थे, ठीक है। तो इस चीज को उन्हें काफी दुख हुआ और उसी चीज को पश्चाताप करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, जिससे उन्होंने धम्म यानी जो बुद्ध के जो टीचिंग से, यानी जो सिखाए हुए पथ थे, उस पे उन्होंने चलना शुरू किया और उसी की तरह जो उन्होंने काफी सारे बुद्ध से रिलेटेड जो चीजें थी वो बनाए थे, ठीक है। उससे उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया, ठीक है। वो पहले काफी ज्यादा वो थे, मारपीट करने वाले, और उसके पीछे भी रीजन है, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। सबसे बड़े जो कलिंग के राजा, उनके भाई नहीं थे, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर, आई एम जस्ट टॉकिंग कि उन्होंने जब वो मौर्य, क्योंकि जो मौर्य के जो सम्राट बने अशोक, तो उस टाइम पे क्या थे कि जो राजा थे उनके बेटे नहीं थे वो रियल, ठीक है, जो उनके बाकी जो भाई थे उनको मार कर वो सम्राट बने थे। उसके बाद उन्होंने कलिंग पे जो है युद्ध किया, कलिंग को पाने के लिए, ठीक है, ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और कलिंग में जब उन्होंने काफी लोगों को मारा, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा उन्होंने काफी लोगों की हत्या कर दी, तो उस चीज को लेकर उन्हें काफी ज्यादा पछतावा हुआ। तो इस चीज को जो है उन्होंने गलती को सुधारने के लिए या पश्चाताप करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। क्लियर विजय? ओके, हम पढ़ते हैं। Reaching an average height of approximately 40 feet, the pillars in their most developed form stand as towering, tapering monoliths with adorned capitals. These capitals are adorned with a succession of fluted petals in a, यानी जो सक्सेशन थे जो उसपे बने थे वो फ्लूटेड पेटल्स थे, पत्तियां थी, पंखुड़ियां थी, and elongated arrangement resembling a bell when brought together, often referred to as the Responsibilian bell, ठीक है, resembling a bell when brought together, often referred to as the Persepolitan bell. Atop this arrangement sits a square or circular abax
embellished with relief animal and floral motifs. The upper section of the pillar, यानी जो upper section था पिलर का, वो showcases capital figures such as the bull, lion and elephant से बना हुआ था. ठीक है, यानी आप अशोक स्तंभ की बात करें, ठीक है, अशोक स्तंभ जो लिया गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है ना, नेशनल एम्बलम जो आप देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे चारों तरफ जो है बाघ बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं या बाघ है, और उसके नीचे कुछ डिजाइन किए गए हैं जिसमें गेंडा, हाथी है ना, ये बने हुए हैं. नॉटेबल अमंग देयर आर लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ. ठीक है, जो लायन था वो क्या कहलाता था, सारनाथ का कैपिटल. द बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा एंड द लायन कैपिटल ऑफ लौर्य नंदनगढ़. ठीक है, तो ये कुछ कैपिटल्स उनके सिंबल्स बताए गए हैं कि सिंबल्स कहाँ के अमंग थे. These pillars were crafted from two types of stone. और ये पिलर्स बनाए गए थे दो स्टोन से बनाए गए थे. टू टाइप्स ऑफ स्टोन थे. कौन से थे? Some were fashioned from spotted red and white sandstone found around the Mathura region. जो मथुरा क्षेत्र से आसपास से जो है सैंडस्टोन होते थे वहां से पाए जाते हैं. While other जो दूसरी तरफ जो बनाया गया था, दूसरा जो बनाया गया था वो were made from buff colored finely grained hard stones with small black spots, typically quarried in Chunar near Varanasi. चुनर आप देखेंगे वाराणसी के आसपास का क्षेत्र. The consistent style in the pillar capital suggests that they were carved by craftsmen from the same region. Clear? It means अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ का कहने का मतलब है कि अशोक की जो दरबारी कला थी सबसे अच्छे तरीके से उन सफेद भूरे संगमरमर के स्तंभों में दिखती है. ठीक है, जो वहां के स्तंभ थे उसमें दिखाई देती है कि वहां की कला किस प्रकार की, उनके दरबार की कला किस प्रकार की गई थी, जिन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर फैलाया हुआ था. ये स्तंभ बौद्ध जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों की सूचना देने या महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति के रूप में स्थापित किए गए थे. यानी बौद्ध के बारे में जानने के लिए या उनसे जुड़े जो भी पवित्र स्थल थे उसके बारे में या इवेंट्स जो हुए वहां पे जो घटनाएं घटी उसकी स्मृति यानी उसकी स्मरण को याद रखने के लिए उसको याद के रूप में स्थापित किया था. इन स्तंभों पे जो वहां के पिलर्स थे, स्तंभ थे, उस पर अशोक के प्रसिद्ध उपदेश, ठीक है, यानी उपदेश यानी धम्म, ठीक है, धम्म यानी बौद्ध टीचिंग जो उसमें लिखे हुए थे, बुद्ध के जो विचार थे या जो बताए गए शिक्षा थे, ठीक है, वो है अशोक के प्रसिद्ध उपदेशों के अभिलेख उस पे तराशे गए थे. उत्तीर्ण है जो धम्म यानी बुद्ध के नियम है उसमें विचार दिए गए हैं का प्रसार करते हैं या अशोक के प्रजा के लिए साम्राज्यिक उपदेश होते थे. यानी उस पे वो नकाशी वो तराशी की जाती थी जिससे कि उनके लोगों को पता चले. ठीक है, इन स्तंभों की अगर औसत ऊंचाई यानी एवरेज अगर हाइट देखें तो लगभग 40 फीट ऊंची थी. उनकी सबसे विकसित स्थिति में ये ऊंचे सिरेंड्रेट एक पत्थर से बने एक चक्रीय स्तंभ होते थे जिनके उकरे हुए पुष्प कलाओं की श्रृंगारिक शैली होती थी जो मिलकर घंटी के रूप में आते थे जिन्हें आमतौर पर पर्श पॉलिश बेल के रूप में जाना जाता है, जिनके ऊपर एक वर्गीकृत या शेर, सिंह, हाथी जैसे मुख्य चित्र बनाए जाते थे. ठीक है, या फिर इसके अनुसार अगर आप देखेंगे आवश्यकता अनुसार जानवर और फूलों की शिल्प चित्रित आभूषण भी थी, यानी पेटल्स थे उसके या एनिमल्स के भी जो डिजाइन थे वो बनाए जाते थे वृत्ताकार में. इस स्तंभ के शीर्ष भाग यानी अगर आप अपर पार्ट्स पे देखेंगे पिलर्स के तो उस पे क्या थे, शेर, हाथी जैसे मुख्य चित्र दिखाई देते हैं. इसमें सारनाथ के शेर कैपिटल, रामपुरवा के बैल कैपिटल और लौर्य नंदनगढ़ के शेर कैपिटल रूप में महत्वपूर्ण है. ठीक है, इन स्तंभों को दो प्रकार के पत्थरों से बनाया गया था. कुछ मथुरा क्षेत्र से चित्ती सफेद और लाल संगमरमर से बने थे जबकि दूसरे प्रकार के जो पत्थर थे वो भवन सिंधु नदी के किनारे स्थित चुनार क्षेत्र से उपलब्ध खूबसूरत धातुमय बने थे. ठीक है, स्तंभ कैपिटल में समानता की शैली सूचित है. इनमें समान क्षेत्र के कारीगरों द्वारा की गई थी. ठीक है, यहाँ की जो सामान्य क्षेत्र यानी जो नॉर्मली जो कॉमनली जो रीजन थे, ठीक है, उनके जो कारीगर थे उनके द्वारा बनाई गई थी. क्लियर है पॉइंट्स?
अब देखो, the practice of constructing pillar has ancient roots as seen in the Achaemenid Empire as well. However, Mauryan pillars stand distinct from Achaemenid ones. The Mauryan pillars are rock cut, showcasing the craftsmanship of curves, while Achaemenid pillars, ठीक है, Achaemenid बोलते हैं इसको, बेसिकली Achaemenid pillars are assumed from piece by masons, ठीक है, यानी जो मजदूर थे. The court art of Ashoka is most prominently showcased through the white grey sandstone columns that he erected across his empires. The columns served the purpose of marking sacred site lanes to Buddha's life, commemorating significant events. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए घटनाएं या उनसे बनी हुई थी. Numerous of the pillar features inscription of Ashokaryan edict which promote the Dhammaya Bodhin delivered Ashoka Emperor his subjects. Clear? अब हम देखेंगे reaching an average height of approximately 40 feet, the pillars in their most developed form stand as towering, tapering monoliths with adorned capitals. These capitals are adorned with a succession referred to as the Persepolitan bell. Atop this arrangement site a square of circular box embellished with relief animal and floral motifs. The upper section of the pillar showcase capital figures such as the bull, lion, and elephants. Notably among them are the lion capital of Sarnath, the bull capital of Rampurva, and the lion capital of Lauria Nandangarh. ये मैंने आपको बता दिया जैसे. These pillars were crafted from two types of stone. Some were fashioned from spotted red and white sandstone found around the Mathura region, while others made from buff, coated finely grained the sandstone black spots, typically quarried and in Chunar near Varanasi. The consistent style in pillar capital suggests that they were carved by craftsmen from same region, जो सामान्य थे. The practice of constructing pillar has ancient roots as seen in the Achaemenid Empire as well. However, Mauryan pillars stand distinct from Achaemenid ones. The Mauryan pillars are rock cut, showcasing the craftsmanship of curves, while Achaemenid pillars are assembled from piece by masons. इट मीन्स स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है और ये देखा जा सकता है कि स्तंभों का जो निर्माण है अखेमेनियम, ठीक है, अखेमेनियम बोलते हैं, साम्राज्य में भी प्रसिद्ध थी. मौर्य स्तंभ अखेमेनियम स्तंभों में से एक है. ठीक है, अगर आप देखेंगे मौर्य की जो स्तंभ है उसमें अखेमेनियम जो पिलर्स हैं वो अलग है, डिफरेंट है. मौर्य स्तंभ पत्थर में कटे होते थे जो कारीगर के कौशल की प्रदर्शनी करते थे. अगर आप एंशियंट टाइम की दीवारें देखेंगे, घर देखेंगे, बिल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें नक्काशी की जाती थी, डिजाइन किए जाते थे. ठीक है, सफेद संगमरमर के होते थे या भूरे या लाल संगमरमर के पत्थरों से बने होते थे. जैसे कि आप अगर आप देखिए मुगल टाइम से जो पीरियड्स है, ताजमहल देखोगे तो आप व्हाइट संगमरमर के पत्थर से बने हैं, उसमें काफी अच्छी नक्काशी डिजाइन की गई है. राइट, ऐसी आप काफी टेम्पल्स हैं. ठीक है, तो वो अगर आप देखेंगे जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल देख लो, काफी अच्छा है. या साउथ इंडियन टाइप में अगर आप जाएंगे नीचे की तरफ तो वहां पे भी आपको काफी सारी नक्काशी डिजाइन देखने को मिलती हैं. काफी सुंदर सुंदर मूर्ति कला है ना, डिजाइनिंग्स है, वास्तुकला है. वहीं आप डिफरेंट टाइप में राजस्थान, गुजरात तरफ जाएंगे, वहाँ काफी अच्छे डिजाइन, पैटर्न्स, रंग बिरंगे कलर्स आपको दिखाई देंगे. तो ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिजाइनिंग क्षेत्र हैं. ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर जो है दिखाई देते हैं आप सभी को. इसी प्रकार लोगों का रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, खान पान अलग है. क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरमेंट, मौसम भी अलग है. जबकि अखेमेनियम स्तंभ जो है मिस्रियन द्वारा टुकड़ों में बनाए जाते थे. अशोक की दरबारी कला सबसे अच्छे तरीके से उन सफेद भूरे संगमरमर के स्तंभों में दिखती है
जिन्हें उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर फैलाए थे। ये स्तंभ बौद्ध जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों की सूचना देने, महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति के रूप में स्थापित किए गए थे। ये पिलर्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि बौद्ध के जो जीवन से जुड़े पवित्र स्थल हैं या महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए, घटनाएं हुए, उसकी स्मृति में याद को बनाए रखने के लिए उनको बनाए गए थे। इन स्तंभों पर अशोक के प्रसिद्ध उपदेश अभिलेख थे, जैसे बुद्ध धम्मा यानी बुद्ध के नियम का प्रसार करते हैं। ठीक है, स्तंभों की मैंने आपको ऊंचाई बताई 40 फीट थे। कहाँ पाए जाते थे, क्या क्या यूज होते थे ये। इन स्तंभों को 2 प्रकार के पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अब आ जाओ सारनाथ लायन कैपिटल। ठीक है, सारनाथ लायन कैपिटल क्या है? द मौर्यन पिलर कैपिटल लोकेटेड इन सारनाथ। ठीक है, जो मौर्य पिलर का जो कैपिटल था वो कहाँ पे लोकेटेड है? सारनाथ में। Commonly referred to the lion capital stand as an expansional representation of the Mauryan sculpture heritage, dedicated to the commemorate the significant occasion of Buddha's first sermon of the Dhammachakra Parvata at Sarnath. This capital was constructed under the patronage of Ashoka. The original capital comprised 5 main components. The shaft, which is now fragmented in several parts. ठीक है, फर्स्ट है हमारा the shaft. Second है a lotus bell base. Third है a drum on the bell base, drawn with 4 animals in a clockwise arrangement. Fourth is the majestic figures of 4 addressed lion and the crowning feature Dharm Chakra, a large wheel. It was also part of the pillar. ठीक है, ये पिलर का सबसे पार्ट था व्हील। और आपने देखा होगा जो हमारे भारत का जो तिरंगा है, ठीक है, तो उसमें जो चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक चक्र बोलते हैं, वो सारनाथ से ही लिया गया है, उसके स्तंभ से। सारनाथ आप सभी को पता है कहाँ पे है? वाराणसी में। इलाहाबाद की वाराणसी सारनाथ की स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तिलियां हैं या 24 कमानियां बोल सकते हो। ठीक है, उसका क्या अर्थ है वहां पे कि 24 घंटे यानी चाहे वो दिन हो चाहे रात, हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, उसका अर्थ ये है। ठीक है, तो ये अशोक के चक्र से ही लिया गया है, जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो चक्र बना हुआ है। ठीक है, सारनाथ से लिया गया है। However, this wheel is presently in the damaged state. The capital, excluding the crowning wheel and the lotus base, has been embraced as the national emblem of independent India. Right? यहाँ पे मेंशन है नेशनल एम्बलम के रूप में, इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में, स्वतंत्र भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया। The sculpture's surface is notably polished, a characteristic attributed to the Mauryan period. Because the above showcases a depiction of chakra यानी वो जो पहिए बने हैं wheels, with 24 spokes यानी 24 कमानियां, 24 तिलियां, पोजीशन इन ऑल 4 डायरेक्शन, जो कि चारों दिशाओं में उसकी पोजीशन है, बिटवीन ईच चक्र। ठीक है, हर एक चक्र के बीच में। intricately significant as it symbolizes the धम्म चक्र in the entirety of Buddhist art. ठीक है, धम्म चक्र के रूप में अपनाया गया है, जो कि कहां से प्रकट है? बौद्धिस्ट आर्ट से। यानी सारनाथ में जो स्थित मौर्य स्तंभ शीर्ष कथित किया जाता है लायन स्तंभ मौर्य कला विरासत की अत्यद्भुत प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा है। ठीक, ये स्तंभ सारनाथ में बुद्ध से पहले के उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति के रूप में बनाया गया था और इसे अशोक की प्रेरणा के तहत निर्मित किया गया था। मूल स्तंभ में 5 प्रमुख घटक थे। पहला शाफ्ट, जिसमें अब तक कई हिस्से टूटे हुए हैं। दूसरा एक कमल घंटी आधार है। तीसरा एक घंटी आधार पर एक ड्रम, जिस पर सावधानी से घूमते हुए 4 पशुओं की सजावट है। यानी एक इस टाइप का जो ड्रम आप देखेंगे, ये वाला,
ये हमारा एम्बलम लिया गया ना, नेशनल एम्बलम बना हुआ है जिसमें चार तरफ जो है शेर है, 1 2 3 और एक इसके पीछे है 4। ठीक है, 4 है। नीचे आप चित्र देखेंगे तो हाथी और गैंडे की जो चित्र बनी हुई है, बीच में हमारा अशोक चक्र है। क्लियर? तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, ये एक तरीके का पिलर्स है अगर आप देखोगे मॉडर्न टाइम में एक ड्रम। ठीक है, धर्म चक्र एक बड़ा पहिया स्तंभ का हिस्सा था। ठीक है, नीचे यहाँ देखोगे ड्रम बना हुआ है इस टाइप का, और इसके ऊपर एक पहिया बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर ये पहिया है और इसके ऊपर ये चक्र है और ये इसके ऊपर ये मूर्तियां बनी हुई है लायन की। हालांकि ये पहिया वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है। ठीक है, क्षतिग्रस्त स्थिति में है, यानी जो पहिया है ये अब वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो क्षतिग्रस्त स्थिति में है, थोड़ा खराब हो चुका है ये। स्तंभ, शिखर पहिया और कमल आधार को छोड़कर, ठीक है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यानी ये वाला पोर्शन छोड़ के और इसके ये वाला जो ऊपर वाला शीर्ष वाला हिस्सा है इसको छोड़ के बाकी ये वाला जो यहाँ से पोर्शन है, अगर आप, मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ये जहाँ पे एम्बलम बना हुआ है यहाँ से लेके इतना पोर्शन जो है हमारे नेशनल एम्बलम में एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अपनाया गया इतना पार्ट। ठीक है, प्रतिमा की सतह विशेष रूप से पॉलिश्ड है जो मौर्य काल की विशेषता गुण है। अबकस, ठीक है, जो अबकस में 24 खंभों वाली एक चक्र पहिया चित्रण दिखाई गई है, ये सभी 4 दिशाओं में स्थित होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चक्र के बीच बैल है, घोड़ा, हाथी और शेर की जटिल तरीकों से खुदाई की गई है। यानी जो ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ऐसे गोल में, इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ डिजाइन बने हैं, जिसमें किसकी आकृतियां बनी है, एक बैल है, एक घोड़ा है, हाथी है और एक शेर की पिक्चर बनी हुई है। चक्र की मोटिफ की महत्वपूर्णता है क्योंकि ये बौद्ध कला की संपूर्णता में धम्म चक्र की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म जो चक्र है वहां से लिया गया है। अब पढ़ेंगे स्तूप। ये तो हो गया पिलर्स, अब हम बात करेंगे स्तूप की। ठीक है, जो स्तूप बनाए जाते थे। The concept of the stupa was not unfamiliar in India prior to Ashoka's time. However, it was Ashoka who divided the existing body relics of Buddha and erected monuments to house them, leading to the stupas becoming object of worship. In the Buddhist tradition, originally 9 stupa were constructed after Buddha's passing, यानी बुद्धा के जाने के बाद भी जो है 8 जो है स्तूप बनाए गए हैं। 8 जो दूसरे से 8 हैं, the over relics and the 9th over the vessel in the which the relics were initially placed. Stupas were raised over Buddhist relics at various places including राजगढ़, वैशाल, कपिलवस्तु, अलकाप्पा, रामग्रामा, विथापीडिपा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलावीना। ये कुछ नाम है। ठीक है, अगर आप यहाँ नाम देखोगे तो राजगढ़ है, वैशाली है, कपिलवास्तु है, अलकाप्पा है, रामगरमा है, वेथपडीपा है, पावा है, कुशीनगर है एंड पिपलवीना है। ठीक है, द कोर ऑफ द स्तूपा कंसिस्टेड ऑफ अनफायर्ड ब्रिक्स। जो स्तूपा का जो टुकड़ा है, जो बेस है, कंसिस्ट है अनफायर्ड ब्रिक्स से है, यानी पके हुए ईंटों नहीं, कच्ची ईंटें जो होती हैं। ठीक है, while the outer surface was constructed with fired bricks and coated with a thick layer of plaster. The stupa was surmounted by a wooden fence umbrella enclosing the circumambulatory path. ठीक है, circumambulatory path बना हुआ है
A notable example of stupa structure from 3rd century BC can be found in Berat, Rajasthan. This stupa boasts a majestic circular mound with a surrounding path. ठीक है. The Grand Stupa of Sanchi was initially built using brick during Ashoka era, later adorned with stone and various new enhancements. In the subsequent century, stupa were initially designed with addition like enclosing the circumambulatory path with railing and ornate sculpture. While numerous stupas existed before, expansions of enhancement were introduced in the 2nd century BC. The stupa featured a cylindrical drum and circular base topped with a harmonica and chhatra. ठीक है, ये कुछ नाम है harmonica and chhatra, constantly present with minor variations in shape and size. The 3 chhatras atop the stupa symbolize the Triratna of Buddhism यानी बुद्धा the enlightened one, धम्म यानी teaching, संघ यानी community, यानी बुद्धिज्म का बुद्धा जो बुद्धा है, ठीक है, जो कि enlightened one है. सेकेंड है धम्म यानी जो टीचिंग, जो उनके विचार व्यक्त किए गए हैं, उपदेश. तीसरा है संघ. संघ मतलब उनकी जो कम्युनिटी बनी हुई है. Gateways were also incorporated in addition in the circumboundary path. With these architectural elaborations, there was ample space for architects and sculptors to envision intricate designs and create sculpture. It means कि अशोक के समय से पहले भारत में स्तूप की अनजानी नहीं थी, मतलब इतना जानवान पहचानना नहीं था, अनजान भी नहीं थे इतना. ठीक है. जब अशोक ने बुद्ध की मौत के बाद मौजूदा शारीरिक अवशेषों को बांट दिया, ठीक है, जब बुद्ध की मौत होगी, डेथ होगी, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी मौजूदा शरीर के जो अवशेष बचे हुए थे उनको बांट दिया और उन्हें समाहित करने के लिए स्मारक बनवाए. ठीक है, स्तूप बनवाए, स्मारक बनवाया उनको रखने के लिए, जो स्तूपों की पूजा के विषय में बना दिया गया. उसमें लोग पूजा करने के लिए आ सकते थे. बौद्ध परंपरा में मूल रूप से 9 स्तूप बुद्ध के निधन के बाद भी बनाए गए थे, यानी 9 स्तूप जो है बुद्ध के डेथ के बाद बनाए गए. उनमें से 8 अवशेषों पर और 9वें अवशेषों को पहले रखा गए वास्तरण में है. ठीक है. स्तूप बुद्ध के निधन के अवशेषों के ऊपर राजगृह, ठीक है, उनके निधन के जो ऊपर जो अवशेष है उसके ऊपर राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकपा, रामग्राम, वैथरीपा, पावा, कुशीनगर और पिपलेवन बनाए गए. ठीक है, पिपलविन बनाए गए थे. स्तूप का जो मेन भाग था, जो मेन पार्ट था, जो मूल भाग था, अशोक ने असंज्ञात ईंटों से बनाया था. ठीक है, जबकि बाहरी भाग को आतिशी ईंटों से बनाया गया था और उस पर एक मोटी प्लास्टर की परत थी. स्तूप को एक लकड़ी की छत वाली छाता से सजाया गया था, जो कि एक प्रदक्षिणा के लिए एक मार्ग को घेरती थी. 3री सदी यानी 3rd सेंचुरी BC में एक स्तूप की संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण अगर आप देखेंगे तो बैरट यानी राजस्थान में है. इस स्तूप में गोलाकार पहाड़ी होती है. ठीक है, यानी ऐसे गोल प्रकार की जो है इस टाइप में गुंबद बना होता था पहाड़ी टाइप में, जैसे आप मस्जिद या गुरुद्वारे में देखेंगे ऊपर से बना होता है. ठीक, जिसमें एक परिक्रमा पथ होता है, लोग परिक्रमा करते हैं इसके चारों ओर. सांची का महान स्तूप, अगर आप देखेंगे सांची का महान स्तूप देखेंगे तो ईंटों से बनाया गया था और फिर इसे पत्थरों से ढका गया है और कई नए संवर्धन किए गए हैं. इसी प्रकार है आगामी शताब्दी में देखेंगे तो स्तूपों की संरचना के साथ साथ आवृत्ति यानी उसके शेप में भी संलग्न होने के साथ साथ कई संवर्धन किए गए, जैसे कि परिक्रमा पाथी, 4 दीवारी के साथ साथ संग्रहण और मूर्तिकला का
सजावट, ठीक है, इससे सजाया गया है। पहले भी कई स्तूप बने थे, लेकिन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विस्तार या नए संवर्धन किए गए थे। स्तूप में एक गोलाकार डम और एक गोलाकार आकार की छत होती है, जिसमें शीर्ष पर हारमोनिका और छत्र होते हैं। ठीक है, ये आप देखोगे, ये जो बना हुआ है, ये चीज यहाँ पे हारमोनिका बनी होती है, जिसके ऊपर ऐसे गोल गोल से जो बना होता है ऊपर, वो छात्र होता है, और जो उस स्थान के आकार में छोटे परिवर्तनों और बदलावों के लिए संरक्षित की जाती है। स्तूप पर 3 छत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंदर बौद्ध, धम्म और संघ बनाया गया है। ठीक है, परिक्रम पथ के साथ साथ द्वारपालक भी जोड़े गए हैं। ठीक है, द्वारपालक, ये देख सकते हो आप स्तूप, इस प्रकार की जो स्तूप बनती थी। ठीक है, ये था प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, और जो ये दीवारें ऐसी ऐसी बनी होती है डिजाइन में, इसको वेदिका, और ये जो पिलर्स ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, इसको बोलते थे तोराना, और ऊपर जो 3 लेयर्स मैंने आपको बताए थे ना, बौद्ध के संकेत थे, बुद्ध, धम्म और संघ, इनको छतरी बनाया गया था, और हार्मिका। क्लियर, ये प्लान ऑफ स्तूपा है, और ऊपर देखेंगे आप गुम्बद, यानी ऐसे आर्क में शेप में बना होता था। मूर्तिकारों को विस्तार करने और चित्र बनाने के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये उनके लिए ही बनाया गया था, और इसके अंदर क्या रखे गए थे, बुद्ध के डेथ बॉडी के अवशेष, जो बचे हुए अवशेष थे। ठीक है, और लोगों ने पूजा करने के रूप में आते थे। During the initial phase of Buddhism, symbolic presentations of Buddha were employed, such as footprints, stupas, lotus throne, chakras, and more. This symbolism signified various aspects such as reverence, simple worship, and occasionally patriot historical events. As time progressed, strolling became an integral part of Buddhist tradition. Consequently, depictions of episode stupas, the pictorial tradition, ठीक है, नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है consequently depiction of episode from Buddha's life, जो कि जो स्टोरी टेलिंग जो बताती है, जो उसमें डिपिक्शन ऑफ एपिसोड्स हैं, वो बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसे हम नॉन एज जटाका स्टोरी के नाम से जानते हैं। अगर आप जटाका स्टोरी देखेंगे तो उसमें बुद्ध के लाइफ के बारे में बताया गया है। Adorn the railing and toranas of stupa. The pictorial tradition employed synoptic narrative, continuous narrative, and episodic narratives है। ठीक, while events from Buddha's life were prominently depicted across Buddhist monuments, the Jataka story gained equal significance for sculptural embellishments. ठीक है, key episodes associated with Buddha's life, such as his birth, reincarnation, enlightenment, धम्म चक्र परिवर्तन, धर्म पर चक्र जो परिवर्तन है वो फर्स्ट सामन के नाम से जाना जाता है, एंड महापरिवर्तन जो कि उनका डेथ, were frequently illustrated, noteworthy Jataka story that found recurrent depiction included Siddhartha Jataka, Vidurupadita Jataka, Ruru Jataka, Sibi Jataka, Vesantra Jataka and Sama Jataka। ठीक है, ये कुछ नाम है उनकी स्टोरीज के। एक सेकंड गाइस।
ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया। देखो हिंदी में रीड कर देती हूँ। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक दौरान, यानी जो उनके प्रारंभिक जो दौरान थे, फर्स्ट पीरियड टाइम पे, बुद्ध का प्रतीकात्मक रूपाणवाद जो चिन्ह था वो स्तूप, कमल, आसन, चक्र आदि के माध्यम से किया गया था। ठीक है, जिससे सरल पूजा, श्रद्धांजलि और कभी-कभी जीवन की घटनाओं के इतिहासीकरण का प्रतीत होती थी। धीरे धीरे कथानक बौद्ध परंपरा का हिस्सा बन गई। ठीक है, जिस इसमें क्या था, हिस्सा बन गई। इस प्रकार बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी, जिन्हें जातक कहते थे, ठीक है, इस स्तूपों को रोलिंग्स और तोरणों पर चित्रित किया गया था। चित्रकला परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेपक कथानक, निरंतर कथानक, घटनानुक्रमिक कथानक का उपयोग किया गया। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी, उनका जन्म, फिर उन्होंने घर त्याग दिया, बौद्ध धर्म को अपनाया, धम्म चक्र परिवर्तन किए और महापरिनिर्वाण को बोलते हैं। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को बोलते हैं डेथ, यानी मृत्यु उनकी। ये सभी बौद्ध मॉन्यूमेंट्स में महत्वपूर्ण थे और इन्हें अक्सर चित्रित किया जाता था। महत्वपूर्ण जातक कथाएं जो अक्सर चित्रित की जाती थी, उनमें क्षणंत जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, शिवी जातक, वैनसेंटर जातक और शम जातक शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बौद्ध से रिलेटेड जो स्तूप पिलर्स बनाए गए हैं। अब हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे केव्स, वहां की गुफाएं, फिर स्कल्पचर पढ़ेंगे, पोर्ट्री, मौर्यन पीरियड की जो पोर्ट्री थी, मौर्यन पीरियड्स की जो स्कल्पचर थे और मौर्य पीरियड की जो गुफाएं बनी हुई थी। ठीक, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कल खत्म हो जाएगा मौर्य का। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मौर्यन एरा। क्लियर? ठीक है, तो ये कल करते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है गाइस।